नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करेंगे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट के संबंध में। ठीक है, 1872 इसकी कुछ छोटी छोटी बातों के विषय में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें जो बात करने की है इसे इसमें टोटल धाराएं 167 हैं और भाग 3 में बांटा गया है। ठीक है ना, साथ ही साथ इसमें अध्याय 11 हैं। भाग 1 जो बताता है तथ्यों की सुसंगतता, अर्थात रेलिवेंट ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट कब रेलिवेंट होगा इस संबंध में ये बताता है भाग 1। ठीक है ना, फिर हम भाग 2 के बारे में बात करेंगे। जो भाग 2 ये बताएगा ऑन प्रूफ, अर्थात सबूत के विषय कब होंगे। ठीक है ना, दोनों के संबंध में हम ये बता देते हैं कि धाराएं भाग 1 जो है 1 से लेके 55 तक में है। भाग 2 इसमें 56 से लेके आपको मिलेगा 100 तक धाराओं के संबंध में। ठीक है ना, भाग 2 के विषय में बताया गया है। इसी तरह भाग 3 जो साक्ष्यों के पेश किए जाना और उनके प्रभाव के संबंध में बताएगा। ये 3 भाग हैं इसके अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम के 1872। इसमें टोटल धाराओं के बारे में हम बात ही कर चुके हैं कि 167 धाराएं हैं। ठीक है ना, अब हम जो इसे पढ़ेंगे वो क्रमवाही तरीके से पढ़ेंगे। एक एक धारा के संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि केवल हम इसके आपको हेड नोट के तौर में कह सकते हैं कि आपको केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू के शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ेंगे इसे। ठीक है ना, और शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ने के बाद आपको समझना होगा किस धारा में क्या कहा गया है। ये फुली एविडेंस एक्ट होगा। ठीक है ना, हम पूरी ही सभी धाराओं को क्रमवाही तरीके से पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे किस धारा के अंदर क्या क्या आता है। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक, जिसमें कहा गया है कि धारा 1 के संबंध में कहा है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। ये एक्ट कब का विस्तार कहाँ तक होगा और कैसे होगा और कहाँ तक जाएगा। आजकल ये पहले जम्मू कश्मीर छोड़ के आता था, लेकिन क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी जो 370 थी वो हटा दी गई, जिस कारण से अब जी जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। एक्सेप्शन ज़्यादातर जम्मू कश्मीरी ही होते थे। ठीक है ना, धारा 2 के संबंध में बताया गया है अधिनियमितों का निरासन, अर्थात किस धारा को हटा दिया गया है। रिप्लेस ऑफ इन इनकेटमेंट, अर्थात किन धाराओं को हटा दिया गया है, कैसे करना है। तीसरा इंटरप्रटेशन क्लॉज, निर्वाचन खंड किसी संबंध में कैसे होगा। चौथा मे प्रजम्पशन, अर्थात धारा जो 4 है वो मे प्रजम्पशन के उपधारणा के संबंध में बात करती है। कोई शब्द है तो उपधारणा कब की जाएगी। ठीक है, अब अध्याय 2 के विषय में बात करेंगे। अध्याय 2 बताता है तथ्यों की सुसंगतता के विषय में, अर्थात रेलिवेंट ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट कब रेलिवेंट होगा। ठीक है ना, विवादिक इशू, अर्थात विवादिक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है ना, धारा 5 बताती है। धारा 6 कहती है एक ही सहव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगतता, धारा 6 बताएगी ये। ठीक है ना, धारा 7 संबंध में वे तथ्य जो विवादिक तथ्यों के प्रासंगिक हेतु का या परिणाम है, अर्थात इशू बने हैं जिनके संबंध में परिणाम निकले हैं। धारा 8 बताती है हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण कैसे रहा है, आचरण के संबंध में बताएगी। ठीक है, धारा 9 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण और पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य कौन से होंगे। रेलिवेंसी हम तथ्यों की सुसंगतता के संबंध में ही पढ़ रहे हैं। ये हमने धारा 9 के बारे में बताया था। अब धारा 10 क्या कहती है, देखिए सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों द्वारा कही या की गई कोई बात कब सुसंगत होगी। ठीक है ना, धारा 11 बताती है हमें वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे। ठीक है, धारा 12 बताती है नुकसानी के लिए बाद में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थन करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य या सुसंगत कब हैं। ठीक है ना, धारा 13 बताती है जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रसंगत है, सुसंगत है, कब होगी, कोई रूढ़ी कब सुसंगत मानी जाएगी। ठीक है ना, धारा 14 बताती है मन या शरीर की दिशा में शारीरिक संवेदनाओं का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य, कोई तथ्य है जो शारीरिक
कहा जा रहा है कि ये शरीर वहाँ मिला या इस तरह की बात है, वो तथ्य कब सुसंगत होंगे, ठीक है ना। धारा 15 कार्य आकस्मिक या आशय था इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। कोई कार्य अचानक किया गया है, उस पर उस तथ्य के संबंध में प्रकाश डालने वाला है। धारा 16 बताएगी कारोबार के अनुक्रम में अस्तित्व का सुसंगत होना। कोई कार्य कब कारोबार के क्रम में सुसंगत होगा, ठीक है ना। धारा 17 से चालू होती है स्वीकृतियां, अर्थात एडमिशन किस मामले में होगी। 17 स्वीकृतियों की परिभाषा के संबंध में बताती है। 18 स्वीकृति कार्रवाइयों के पक्ष या उसके अभिकर्ता द्वारा बताती है। 19 बताती है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति बाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 20 बाद के पक्षकार द्वारा अव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 21 करने वाले, धारा 21 के बारे में बताते हैं, करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से किए साबित किया जाना, ठीक है ना, स्वीकृतियों का, ठीक है। धारा 22 दस्तावेजों की वस्तु अंतर वस्तु के बारे में मौखिक संस्कृतियां कब संगत होंगी। धारा 22 ये बताती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तुओं के बारे में अभिलेख स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी। धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी। धारा 24 उत्पीड़न धमकी वचन द्वारा कराई गई संस्कृति दंडिक कार्रवाइयों में कब सुसंगत होंगी, ठीक है। धारा 25 बताती है पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति का साबित ना किया जाना, ठीक है ना। धारा 26 पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई कोई संस्कृति के विरुद्ध उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना, 26 बताती है, ठीक है ना। 27 बताएगी अभियुक्त के से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, 27। 28 बताएगी आपको उत्पीड़न धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्कृति कब सुसंगत है, 28 बताएगी, ठीक है ना। 29 बताती है अन्यथा सुसंगत संस्कृतियां का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना, ठीक है ना। 30 में कहता है कि साबित संस्कृतियों को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित व अन्य को प्रभावित करती हैं विचार में लाना, ठीक है। 31 बताती है संस्कृतियां निश्चित निश्चय की सबूत नहीं है किंतु विवंडन कर सकती हैं, विवंदन कर सकती है। निश्चित रूप से संस्कृतियां सबूत नहीं है लेकिन उन पर बात की जा सकती है। आज जो बात करी हमने धारा 1 से लेकर 31 तक के संबंध में बात करी, ठीक है। अगले हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। नमस्कार।